हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने कई सारी टर्म्स पढ़ ली थी। आज कुछ टर्म्स और पढ़नी है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, हमने अब से पहले कुछ 7-8 टर्म पढ़ ली थी, तो ये 8th टर्म है अब रिसिप्ट। अब हम रिसिप्ट के बारे में जाने कि रिसिप्ट होता क्या है। रिसिप्ट का मतलब है पैसा आना, पैसा आना। तो जो भी बिजनेस के अंदर पैसा आएगा उसे हम रिसिप्ट्स कहते हैं। अब रिसिप्ट भी हमारी दो तरह की, तो एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द एंटिटी इज कॉल्ड रिसिप्ट। कोई भी पैसा आएगा। रिसिप्ट जो होगी, एक तो होगी रिवेन्यू रिसिप्ट और एक होगी हमारी कैपिटल रिसिप्ट। दो तरह की रिसिप्ट होंगी। अब रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में फर्क क्या है। जब हम बिजनेस करते हैं तो अपना एक काम होता है। मान लीजिए मेरा काम लकड़ी बेचने का, लोहा बेचने का, स्टील बेचने का, कुछ ऐसा हो सकता है। यदि मेरा काम लकड़ियां बेचने का है तो जो लकड़ियां बेच के पैसा आता है वो मेरा रिवेन्यू रिसिप्ट है। ओके। लेकिन यदि मैं कोई अपनी मशीन बेच देता हूं जिसका मैं काम नहीं करता हूं, वो कैपिटल रिसिप्ट है। इट मींस इन अदर वर्ड्स यू कैन से जो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है उस काम को करके जो भी मेरी अर्निंग हो रही है, जो मेरा पैसा आ रहा है, वो रिसिप्ट है, रिवेन्यू। जैसे कि अब हम क्या करते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनसे फीस चार्ज करते हैं, तो जो फीस हमारे पास आती है वो मेरे लिए रिवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन यदि मैं अपना कोई सामान, ये फर्नीचर है, ये फर्नीचर मैं बेच डाल रहा हूं, अगर इसको बेच के मुझे कुछ पैसा जो मिला, वो रिसिप्ट मेरी रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, क्योंकि मेरा फर्नीचर बेचने का काम नहीं है, मैं तो अपनी एसेट बेची है, तो वो मेरी कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। देखिए रिवेन्यू रिसिप्ट में कहता है इट इज एन अमाउंट रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम द यूज ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज। जो बिजनेस के रिसोर्सेज को यूज करके नॉर्मल कोर्स से हम जो भी पैसा कमाते हैं आता है हमारे पास, और नॉर्मल रिसिप्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग द सर्विस, ठीक है, आर रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ओके। अब कैपिटल रिसिप्ट होता है। कैपिटल रिसिप्ट आर द रिसिप्ट विच आर नॉट रेवेन्यू रिसिप्ट, जो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द ओनर। ओनर ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, कैपिटल लगाई, ठीक है, ये हमारी कैपिटल कंट्रीब्यूशन। एक होता है रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स असेट्स। यदि आपने अपनी फिक्स असेट्स को बेच करके, सच एज आपने मशीनरी बेच दी, आपने बिल्डिंग बेच दी, फर्नीचर बेच दिया, इन्वेस्टमेंट बेच दिए, या फिर आपने लोन ले लिया, तो ये सब चीजें हैं, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का काम नहीं है, वो हमारा नॉर्मल कोर्स से हट करके काम है, उससे जो पैसा आ रहा है वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, एक्सपेंडिचर होता है पेमेंट करना। जब हम बिजनेस के अंदर काम करते हैं तो बिजनेस में हमें कुछ पैसे आते हैं तो कुछ जाते भी हैं। जो पैसे हमें देने होते हैं लोगों को, वो एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड, जो अमाउंट हमने स्पेंड की, और लायबिलिटी इनकर्ड, या हमारे ऊपर ड्यू हो गया। फॉर परचेजिंग असेट, असेट परचेज करने के लिए, या गुड्स, या टेकिंग सर्विस। या तो हम असेट परचेज कर रहे हैं, या गुड्स परचेज कर रहे हैं, या टेकिंग सर्विस ले रहे हैं। इसके लिए हमने जो पैसा खर्च किया वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हम पैसा खर्च करते हैं तो दो काम के लिए करते हैं। एक काम में बदले कोई संपत्ति आती है, एक कंज्यूम हो जाता है। जैसा कि आपने मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल आपके हाथ में आ गया, वो मोबाइल है, लेकिन आपने मोबाइल के अंदर जो रिचार्ज कराया उसे आप कंज्यूम करेंगे, उसके हाथ में आपको कोई संपत्ति नहीं आई है। तो मोबाइल जो है वो तो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपने लिया, और जो आपने रिचार्ज कराया वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। तो देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या कहता है, इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू परचेज फिक्स असेट्स। ये खर्चा परचेज फिक्स असेट्स को खरीदने के लिए होता है। इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग फिक्स्ड असेट्स, या फिर अपनी पुरानी असेट्स को इंप्रूव करने के लिए,
विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। इट मे बी इनकर्ड टू परचेज टेंजिबल फिक्स एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स यानी कि गुडविल खरीद रहे हैं, या फिर हम ट्रेडमार्क ले रहे हैं, या सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, ये भी हो सकता है, या फिर आप कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, प्लांट, मशीनरी ये खरीद रहे हो, तो इसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन यदि आपने खर्चों के लिए किया, जैसे आपने रिपेयर करवा दी, भाई रिपेयर करा दी, कुछ हाथ में थोड़ी ना आया। जैसे आपने कोई मोबाइल का रिचार्ज कराया का, और तुमने प्रिंटिंग करवाई, स्टेशनरी खरीदी, वो खर्च हो गई सब, एडवर्टीजमेंट कराया, तो ऐसे खर्चे के ये रिवेन्यू में आ जाएंगे। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड, द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड, जिसके बेनिफिट्स कंज्यूम कर लिए जाते हैं विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, और उसी अकाउंटिंग पीरियड में इट हैज डायरेक्ट रिलेशन विद द रेवेन्यू और विद द अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन एक्सपेंसेस, दोनों ये भी आपके क्या हैं, रिवेन्यू एक्सपेंस हैं। इसके बाद आता है आपका डायफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये डायफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ा अलग सा है, इस पे ध्यान देंगे जरा आप। जब कोई एक्सपेंस हम करते हैं लंबे समय के लिए, मान लीजिए मैंने अमिताभ बच्चन को हायर किया और उनसे कहा कि भाई 5 करोड़ रुपए मैं आपको दूंगा और ये 5 साल तक आपको मेरा एडवर्टीजमेंट करना है, यानी कि 1 करोड़ 1 साल के लिए। ठीक है जी, उन्होंने हमारी एग्रीमेंट हो गया। अब जो मैं 5 करोड़ रुपए दे दिए उनको, तो मेरा खर्चा तो 5 साल का हो गया है ना, काम भी 5 साल के लिए हुआ, लेकिन दे तो मैंने सारा अभी दिया, इसलिए डायफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जो डायफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर में तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, बट इट इज रिटर्न ऑफ, लेकिन रिटर्न ऑफ होता है टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, जो 1 साल से ज्यादा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, बिकॉज इट इज estimated that benefit of such expenditure will be available in 1 and more than financial year, जो इसके बेनिफिट 1 से ज्यादा साल में आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए वही है लार्ज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, लार्ज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर हमारे रिवेन्यू डायफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों अब एक्सपेंस की बात आती है। एक्सपेंस देखो, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर में तो पेमेंट करना किसी के लिए भी, एक्सपेंस होता है पर्टिकुलरली खर्चा जो आपने कंज्यूम कर लिया। जैसे कि देखिए एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर अर्निंग रेवेन्यू, रेवेन्यू अर्न करने का जो कॉस्ट है वो आपका एक्सपेंस है। इट इज अ वैल्यू विच हैज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, जो 1 साल में खर्च हो जाता है। कैश पेमेंट सच एज सैलरी, वेजेस, रेंट, तो आपने जो कैश पेमेंट किया किसके लिए, सैलरी के लिए, क्या वेजेस के लिए, क्या रेंट के लिए किया, ये आपके एक्सपेंस है। राइटिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ फिक्स एसेट्स, जो हमारी फिक्स एसेट्स का जो पार्ट हम राइट ऑफ कर देते हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन लगाते हैं। जब हमारी एसेट होती है तो धीरे धीरे घिसती है, तो जो वैल्यू घिसती है, जो कम हो जाती है, उसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो डेप्रिसिएशन होता है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो मटेरियल बेच रहे हो उसकी कॉस्ट। अब एक्सपेंसेस को हमने डिवाइड कर दिया 2 तरीके से, एक तो प्रीपेड, एक आउटस्टैंडिंग। आप लोग जानते हैं आजकल तो प्रीपेड मोबाइल यूज करते हैं बच्चे भी। तो प्रीपेड का मतलब होता है पहले से पे कर देना, जिसकी सर्विस आपने ली नहीं है, दे दिया, पे कर दिया, यानी कि पेड इन एडवांस। इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन पेड इन एडवांस, पेड in advance and the benefit of which will be available in the following year or years। भाई हमने पे तो कर दिया, बेनिफिट नहीं लिए, बेनिफिट आगे लेंगे। जैसे मैंने कहा भाई इस कमरे को तुम व्हाइट वॉश कर दो, एक पेंटर को पकड़ा, उसने कहा जी ठीक है मैं कर दूंगा, मैंने पैसे दे दिए उसको, पूरे पैसे दे दिए। अब उसने 10 दिन तक किया नहीं, तो 10 दिन तक जब तक नहीं करेगा वो पैसे उसके ऊपर उधार ही पड़े रहेंगे ना, वो प्रीपेड हो गया, मैंने पहले दे दिए। अब एक कहता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन इनकर्ड
जो खर्च तो हो गया, इनकम तो हो गया, ड्यू तो हो गया ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, बट नॉट पेड। यानी कि अब की बार उल्टी कंडीशन हो गई। मैंने एक आदमी से कहा भाई ये मेरा कमरा तुम व्हाइट वॉश कर दो, उसने कहा ठीक है साफ कर दूंगा। मैंने उसने कहा कि ठीक है करो काम, उसने काम शुरू कर दिया, सारा कमरा व्हाइट वॉश कर दिया। करने के बाद उसने कहा पैसे दे दो। मैंने कहा भाई पैसे नहीं है, पैसे तो कुछ दिन बाद मिलेंगे। अब जब तक मैं पैसे उसके नहीं दूंगा तब तक उसका कर्जा मेरे ऊपर चढ़ा रहेगा, उसके पैसे मेरे ऊपर आउटस्टैंडिंग रहेंगे। इसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ड्यू बट नॉट पेड, जो मेरे ऊपर ड्यू तो हो गया लेकिन पे नहीं किया है। ओके चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब नई अगली टर्म है हमारी रिवेन्यू। तो रिवेन्यू क्या है भाई? हम कहते आ रहे कैपिटल रिवेन्यू। रिवेन्यू तो जो भी हम माल बेच के पैसा आ रहा है उसे हम पहले रिसिप्ट कहते हैं, और जो वो सारी चीजें जो हमें मिल रहा है उसे रिवेन्यू कहते हैं, यानी कि इनकम। एक तरह से इनकम ही का है। तो रिवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो। रिवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ द बिजनेस। ये क्या है? ग्रॉस इनफ्लो है। रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ द कैश। तो कैश का जो इनफ्लो है, जो पैसा आ रहा है, उसे हम रेवेन्यू कहेंगे। फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, माल बेच करके, फ्रॉम रेंडरिंग द सर्विसेज, और सर्विस दे करके एक्सेट्रा। हम माल बेच के, सर्विस दे करके जो पैसा हमारे कैश आता है हमारे बिजनेस के अंदर, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। Thus, revenue is the amount received or receivable. Revenue amount received और receivable है by the enterprises from its operating activity. जो भी उसका काम है, जो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उस ऑपरेटिंग एक्टिविटी को करने से जो उसका पैसा आता है या आ रहा है या आएगा, उसे हम रेवेन्यू कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, examples of revenue are receipts and the sale of goods. From sale of goods, rent, commission, interest etc. ये सब हमारा रिसिप्ट है, यानी कि क्या है? रेवेन्यू है। इनकम, अब आते हैं इनकम पे बात। इनकम क्या होता है? इनकम इज द प्रॉफिट अर्न्ड। इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। जो भी हम प्रॉफिट अर्न करते हैं पूरे एक साल में, उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इनकम इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब एक बात इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं। इनकम, रेवेन्यू और एक चीज और होती है गेन। ये तीनों चीजें ना एक जैसी होती हैं। हम क्यों ना पहले इन तीनों को एक बार सामने रखते हैं। देखिए, इनकम, आपने इनकम देखा अभी, है ना? तो इनकम क्या है? जो भी हमारी इनकम खर्चे से ज्यादा हो जाती है उसे हम इनकम कहते हैं। जो भी पूरे साल में कमाया वो इनकम होती है। ओके, ये हमने देखा। इनकम मींस रेवेन्यू प्लस अदर इनकम माइनस एक्सपेंस। जो भी हमने रेवेन्यू कमाया या हमारी कोई अदर इनकम होगी उसको भी जोड़ लो, और एक्सपेंस यानी कि खर्चे माइनस कर दो तो इनकम आ जाएगी। उसे ही हम प्रॉफिट भी कहते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, अब देखो भाई, प्रॉफिट को देखते हैं जरा। देखिए भाई, ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट क्या कहता है? प्रॉफिट मींस इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये भी वही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो आपने कमाया था इनकम कहते हैं, लेकिन वो पूरे साल में था। ये किसी एक ट्रांजैक्शन पे भी हो सकता है, किसी एक एक्टिविटी पे भी हो सकता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, द एक्टिविटी कैरीज आउट बाय द एंटरप्राइजेस टू अर्न प्रॉफिट, सेल ऑफ गुड्स और रेंडिंग द सर्विस। यानी कि जो आपने अपने बिजनेस के अंदर जो मेरा काम है, मैंने माल बेच करके जो पैसा कमाया, या मेरा सर्विस देने का काम है, तो सर्विस से जो मैंने पैसा कमाया वो मेरा प्रॉफिट है। लेकिन यदि मैं अपने बिजनेस के अंदर कई सारे काम करता हूं, एक कमरा किराए पे दे दिया, उससे भी मेरे कमरा है, उसमें फालतू एक्स्ट्रा, उससे भी मेरी इनकम आ जाती है। कुछ मैंने इन्वेस्टमेंट किया, उससे भी इनकम आ रखी है बिजनेस के, जो बिजनेस में की हुई है। बिजनेस में मैंने कुछ कमीशन भी कमा लिया, कुछ मैंने जो मेरा नॉर्मल काम है उससे भी कमाया। उन सब को मिला करके, यानी कि अदर इनकम को मिला के भी पूरे साल की मिला करके वो इनकम हो गई, जो हमने पहले पढ़ा। और प्रॉफिट जो केवल वही जो मेरा बिजनेस का काम है, बिजनेस के काम से मैंने प्रॉफिट कमाया।
तो देखिए प्रॉफिट क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये प्रॉफिट आपको समझ में आ रहा है, बिजनेस के अंदर होने वाला प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट आता है। इसके बाद आता है प्रॉफिट, दो तरीके का होगा, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट, एक होगा नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ये देखिए ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम सेल एंड सर्विस रेंडर्ड एंड इट्स डिफरेंस। तो क्या है, आपने रेवेन्यू फ्रॉम सेल से जो कमाया या फिर सर्विस दे करके कमाया, उनका डिफरेंस और इस कॉस्ट का डिफरेंस, इनको जो डिफरेंस आएगा डायरेक्ट कॉस्ट का या सेल से, वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अभी और भी तो बहुत सारे खर्चे हैं। अब नेट प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट क्या होता है, आफ्टर डिडक्टिंग टोटल एक्सपेंस, यानी कि इस जो हमारा यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट आया, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से भी सारे खर्चे घटाने के बाद जो हमारे पास आता है उसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट भी हो गया, नेट प्रॉफिट, अब आता गेन। ये गेन क्या है सर, आपने इनकम बता दी, प्रॉफिट बता दिया, गेन बता दिया, सबको ये तो एक जैसी चीज है, लेकिन मैंने क्या बताया, जो मेरी इनकम थी वो पूरे साल की इनकम थी, उसमें अदर इनकम वगैरह सब शामिल है। जो मेरा प्रॉफिट है वो बिजनेस को के काम से होने वाला प्रॉफिट है, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट होता है। लेकिन गेन जो होता है, जब आपने अपनी कुछ संपत्ति को बेच दिया, अपनी असेट को बेच दिया। मान लीजिए मेरी कार है, मेरी बुक्स में लिखी हुई वो कार में डेप्रेशन लगा के वो कार अब 5 लाख रुपए की बनती है, लेकिन वो कार मेरी बिक गई 6 लाख रुपए की, तो 1 लाख एक्स्ट्रा हुआ ना। वो मेरा नॉर्मल काम नहीं है, मेरा रोज का काम नहीं है कार बेचना। मेरा रोज का काम तो मेरा जो मैं काम करता हूं मैं तो पढ़ाना है, तो जो मेरा पढ़ा के आएगा वो मेरी इनकम या प्रॉफिट होगा। लेकिन जो मैंने अपनी कार को बेच दिया एक्स्ट्रा में, तो मेरा प्रॉफिट है। मेरी एक कुर्सी है, इसकी कीमत 200 रुपए है, लेकिन बिक गई है 300 की, तो 100 रुपए का मेरा गेन हो गया ना, उसे प्रॉफिट नहीं गेन कहेंगे। तो देखिए क्या कहता है गेन, गेन इज द इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी। गेन क्या है, वो ओनर्स इक्विटी में जो इंक्रीज हो जाता है, रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शन अदर देन द बिजनेस ट्रांजैक्शन फ्रॉम इरेगुलर और नॉन रेकरिंग नेचर। क्या हुआ, अदर देन द बिजनेस ट्रांजैक्शन फ्रॉम इरेगुलर, जो रेगुलर मेरा काम नहीं है, या नॉन रिकरिंग नेचर का, जो बिजनेस के जो रिकरिंग नेचर, तो जो बिजनेस का काम है वो, लेकिन नॉन रिकरिंग का है, उससे इट इज अ प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम ट्रांजैक्शन which are not the operating activity of the business। ये वो प्रॉफिट है जो नॉन ऑपरेटिंग चीजों से, यानी कि बिजनेस की अलग एक्टिविटी से कमाया जाता है, उसे हम गेन कहेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। ये सब आप तैयार कर लीजिए, बाकी क्लास कुछ टर्म्स आगे हम पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।